हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्क एजुकेशन की यूनिट नंबर 2। बाकी यूनिट्स ऑलरेडी चैनल पे डली हुई है और जो लिंक है आपको मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप सारी यूनिट्स देख सकते हैं। यूनिट 2 जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्क एजुकेशन है। इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे, डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में जानेंगे, मेथड्स के बारे में जानेंगे और साथ में पोस्ट, वेरिएबल पोस्ट वगैरह, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं या कुछ भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ें जानेंगे। तो इस वीडियो में ये पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, ताकि बाकी यूनिट्स जब आएगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप पुराने ही स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है, वीडियो को लाइक कर ले। और अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। बेसिकली वर्क एजुकेशन में ऑर्गेनाइजेशन की क्या जरूरत है, मैनेजमेंट की क्या जरूरत है। हम सबको ऐसा तो पता ही होता है कि हर चीज में मैनेजमेंट की जरूरत होती है। जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो चीजें इजी हो जाती है और टाइमली और इफेक्टिव तरीके से वो हमारा काम हो पाता है। तो अगर हम वर्क एजुकेशन में बात करें तो वर्क एजुकेशन में मैनेजमेंट एक एज अ आर्ट और एक साइंस की तरह काम करती है इन कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अटेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क एजुकेशन एट ऑप्टिमम लेवल। मतलब क्या हुआ कि वर्क एजुकेशन के एम्स को, गोल्स को अचीव कर पाए हम ऑप्टिमम लेवल पे प्रॉपर तरीके के साथ, उसमें हम अपनी रिसोर्सेज, उसमें हम ह्यूमन मटेरियल को अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करवा सके। यही होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क एजुकेशन। अगर हम इसमें डेफिनेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क एजुकेशन मीन्स स्टैंड्स फॉर अ स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क, मटेरियल, टूल, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, शेड्यूल, फैसिलिटीज, पुटिंग देम इन प्रॉपर यूज। मतलब हर चीज को प्रॉपर यूज में डालना, उसी पर्टिकुलर एक गोल को अचीव करना, यही हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है किसी भी चीज की। चाहे वो वर्क एजुकेशन बोल लो या कोई अदर सब्जेक्ट या अदर टीचिंग की बात कर लो, किसी भी चीज में मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है सो दैट द गोल विल बी अटेन इजीली। गोल हमारा आराम से, आसानी से, बिना किसी प्रॉब्लम के अटेन कर सके। तो अगर हम इसी में बात करते हैं तो एक टीचर जो है उसके अंदर नॉलेज के साथ साथ एक ऐसी स्किल भी होनी चाहिए जिससे वो बच्चों की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके। एक ऐसी स्किल टीचर के अंदर होनी चाहिए कि वो बच्चों की उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर जो भी नॉलेज है उसमें स्किल डेवलप कर सके। तो एज अ टीचर क्या मतलब, टीचर के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए और कैसे वो डेवलप करेगी। तो सबसे पहले वो ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग करेगी। प्लानिंग करने के बाद वो एक फैसिलिटेटर की तरह वर्क करेगी और एक एज अ गाइड की तरह वर्क करेगी। जब वो इनकी तरह वर्क करते हुए काम करेगी तो जो भी चीज़ें हैं वो इजीली अटेन हो पाएंगी। अब हम अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें प्लान करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर हम प्लानिंग की बात करते हैं तो हम एक्टिविटीज़ को सिलेक्ट करेंगे, कौन सी एक्टिविटी बच्चों को करवानी है, साथ में कौन से मटेरियल का यूज़ होगा और साथ में एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करवाएंगे कि ये एक्टिविटी करनी है, ग्रुप में करेंगे या इंडिविजुअल करेंगे, किस तरह से करेंगे। ठीक है, मतलब हमें सिंपल और इंजॉयबल एक्टिविटीज़ रखनी है। साथ में वो जो हमारे क्लासरूम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और साथ में जो है एक्टिविटीज़ फन लविंग होनी चाहिए जिसमें बच्चा इंटरेस्ट ले। बोरिंग एक्टिविटीज़ होगी तो वही बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा और जो हमारा गोल है चीज़ों को इजीली मैनेज करने का, ऑर्गेनाइज करने का, वो भी अटेन नहीं हो पाएगा। अब आगे अगर हम इसमें बात करते हैं तो कुछ असेंशियल एक्टिविटीज़ दे रखी है जैसे कि क्लीनिनेस और ब्यूटिफिकेशन की। इसमें हम कैंपस को सजाने वाला काम कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं गार्डनिंग की, गार्डनिंग जरूरी होती है, प्लांट्स वगैरह उगाना। साथ में एनवायरमेंटल केयर और प्रोटेक्शन की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और साथ में पब्लिक सर्विसेज या कम्युनिटी सर्विस वाली, जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने की एक्टिविटीज़। ये सारी एक्टिविटीज़ ज़रूरी है और वर्क एजुकेशन के अंडर भी एक्टिविटीज़ हमारी आती हैं। अगर हम इलेक्टिव एक्टिविटीज़ की बात करें तो इसमें हम अपनी एक्टिविटी को खुद सेलेक्ट करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं वेस्ट से कुछ बनाना, लाइक फाइल हम बनाते थे, पेन पॉट वगैरह, जो हमारे घर में फोटो फ्रेम्स वगैरह बना सकते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ों को बनाना विद द यूज़ ऑफ वेस्ट मटेरियल। या फिर हम कोई जो है यूटिलिटी एक्टिविटीज़ बना सकते हैं, जैसे चॉक को बनाना, चॉक मेकिंग टीचर सिखाते हैं, डस्टर, डिस्प्ले बोर्ड्स, ये सारी चीज़ों को बनाना, सोलर कुकर को बनाना, ये सब चीज़ें हम अपने आर्ट वर्क में बनाते हैं जिससे कि हमारी स्किल्स डेवलप होती है उस चीज़ को। अब ये चीज़ें जब हम बनाते हैं, जब भी हमें बोला जाएगा कि हमें ये बनाना है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है
कि आपको कोई भी एक वर्क एजुकेशन की एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, मटेरियल अरेंज करके कुछ बनाना है। जब आप वो बना रहे हो तो उसमें आपकी क्या कॉस्ट आई, कितना खर्चा आया, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें वर्क एजुकेशन की मैनेजमेंट में, तो सबसे चीज़ें हमें क्या देखनी पड़ेगी। सबसे पहले वर्क एजुकेशन के टीचर्स कितने हैं, कैसे कैसे काम होगा, देन टाइम कितना है जो भी हम एक्टिविटी करने वाले हैं, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सबके लिए स्पेस है या नहीं है, सारी मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, साथ में जो है इंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात कर ली हमने। उसके बाद जो है कम्युनिटी रिसोर्सेज के ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो रिसोर्सेज है वो कम्युनिटी में, लोकल मार्केट में इजीली मिल जाएंगे या नहीं, जो भी हम अपनी वर्क एक्टिविटी में लगाने वाले हैं। साथ में जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उससे क्या प्रोडक्ट आएगा, क्या रिजल्ट होगा, क्या हम इजीली उसको परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं, विद इन द टाइम हो पा रहा है या नहीं, और सब मिलजुल के उसको कर पा रहे हैं या नहीं। ये सारी चीज़ों को देख के ही हम चीज़ों को मैनेज करते हैं, क्योंकि कितना टाइम है, कौन सी एक्टिविटी करानी है, कितने बच्चों को इन्वॉल्व करना है, ये सब हमें पहले देखना पड़ेगा अगर हमें एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करना है तो। इसलिए वर्क एजुकेशन को मैनेज करने के लिए 5-6 फैक्टर्स जरूरी होते हैं, ये हमें देखने पड़ते हैं। फिर अगर हम बात करें वर्क एजुकेशन की एक्टिविटीज अगर हम कंस्ट्रक्ट करवा ही रहे हैं, बनवा ही रहे हैं, तो कुछ अप्रोचेस का हम फॉलो करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसमें हम अपने आप अपनी लर्निंग से कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं। देन कोलैबोरेटिव, मिलजुल के जब हम काम करते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल अप्रोच, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू चीज़ों को सीखते हैं। ऐसे ही जब हम वर्क एजुकेशन में बात करते हैं तो कुछ मेथड्स का हम यूज़ करते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, देन हम उसको अप्लाई करते हैं। या डेमोन्स्ट्रेशन, टीचर डेमोन्स्ट्रेट करती है, बच्चे उसको ऑब्जर्व करके सीखते हैं। एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रोजेक्ट कर लेते हैं, या प्रॉब्लम को सॉल्विंग मेथड का यूज़ करते हैं, या इंटीग्रेटेड, मतलब एक चीज़ को दूसरी से कनेक्ट करते हुए हम सीख रहे होते हैं। तो ये सारी अप्रोचेस का यूज़ हम करते हैं अपनी वर्क एजुकेशन में, ये डिफरेंट अप्रोचेस का हम यूज़ करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की, तो इसमें क्या होता है, लर्निंग में सोशल नेगोशिएशन जो है इन्वॉल्व होना चाहिए, मेडिटेशन इन्वॉल्व होना चाहिए, साथ में स्किल्स बच्चों को समझ आनी चाहिए, लर्नर्स की स्किल्स को डेवलप करना मेन टारगेट होता है। साथ में ऑथेंटिक होना चाहिए, रियल वर्ल्ड से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए, जिससे बच्चा अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट कर पाए। ठीक है, और एक एनकरेजमेंट की तरह यूज़ होना चाहिए, एनकरेज करें बच्चों को ताकि वो आगे इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो। ठीक है, अगर हम ऐसे ही बात करते रहते हैं तो एक 5E लर्निंग मॉडल आता है, पेपर में पक्का पूछा जाता है ये, और इवन ये KVS के पेपर में भी आया था 5E लर्निंग मॉडल। क्या है 5E लर्निंग मॉडल? तो पहले ये पांचों याद कर लो, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, कोलैबोरेट और इवैल्यूएट। जब भी हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले होते हैं, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में ही हम फॉलो करते हैं। एक लर्निंग फेज शुरू होता है। 5E लर्निंग जो है इंटरकनेक्टेड फेज है, चीज़ों को हम इसी क्रम में, मतलब इसी तरीके से आगे चलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लर्नर्स एंगेज होने चाहिए उस एक्टिविटी में, ताकि जब वो एंगेज होंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। अब एंगेज हो गए, एंगेज होने के बाद वो अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे, चीज़ों को देखेंगे, उसको इलाबोरेट करेंगे। एक्सप्लोर करने के बाद वो चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, हाँ भाई ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, उन्हें पता होगा खुद से, तो वो एक्सप्लेन कर पाएंगे। एक्सप्लेन करने के बाद उस चीज़ को और ज़्यादा इलेबोरेट कर पाएंगे। इलेबोरेट करने के बाद वो चीज़ों को इवेल्युएट कर पाएंगे, माप पाएंगे कि वो चीज़ें टू द पॉइंट ठीक है या नहीं है। जब तक आप उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे, एंगेज नहीं होंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा वो है क्या। जब आप एक बार एंगेज हो गए, उस चीज़ में घुस गए, उस चीज़ को देख रहे हो, उस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हो, तो आप एक्सप्लोर करोगे, देखोगे हाँ भाई ये भी है, ये भी है, ऐसी चीज़ें देन एक्सप्लेन कर पाओगे। इलैबोरेट करने के बाद इवैल्यूएट करोगे। तो ये 5E के अकॉर्डिंग जो है हम किसी भी काम को इजीली कर पाते हैं, अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाते हैं। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो एक आती है आपकी कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग में अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम कोलैबोरेटिव वर्क करते हैं, क्रिटिकली थिंक करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारी डेवलप होती है, कम्युनिकेट इफेक्टिवली कर पाते हैं। कुछ फीचर्स है हमारे CLA के, CLA पूछ ले तो कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच, फुल फॉर्म इसकी हो जाएगी। ठीक है, इसमें हम जो है अपनी खुद की लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और ये सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करता है। ठीक है, सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करता है। इसमें हमारी एकेडमिक एज वेल एज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो जाती है, साथ में मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, और ये हमें अपने आइडियाज़ को अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर करने के लिए भी क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। हम शेयर कर पाए, कोलैबोरेट कर रहे हैं ना, तो हम आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर शेयर करेंगे और एक दूसरे से मिलके कोलैबोरेट करके काम को करेंगे। इसमें एक बिलोंगिंगनेस की सेंस भी हमारी डेवलप हो जाती है, और साथ में हमें हेल्प करता है दूसरे के ओपिनियन से भी। कई बार होता है हम किसी चीज़ में स्टक हो जाते हैं, तो हम जो है उस चीज़ से निकलने के लिए दूसरों की हेल्प लेते हैं। तो जब कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है तो ईजिली हम उस चीज़ से बाहर निकल पाते हैं।
ठीक है। फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए हम ग्रुप टास्क करवा सकते हैं, प्लान इंक्वायरी ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करवा सकते हैं। इसके थ्रू जो है हम अपने बच्चों में जो भी हम लर्नर्स हैं उनके अंदर स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। अगर हम बात करें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो सबसे पहले इसमें सेल्फ गवर्नेंस एनकरेज करता है हमें सेल्फ लर्निंग के लिए। साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर एक मेंबर कंफर्टेबल फील करता है, अकाउंटेबल फील करता है अपने टास्क के लिए। पहले तो सबके साथ मिलकर कर रहा है तो कंफर्ट हो गया, और उसके बाद अकाउंटेबल होता है, जो भी वो काम कर रहा है सब अपने अपने टास्क के लिए अकाउंटेबल होते हैं। देन हमारा आ जाता है कुछ डीमेरिट्स भी है इसकी, जैसे कि इस लर्निंग में कंट्रोल स्टूडेंट्स के पास होता है एंड टीचर्स की डोमिनेंस खत्म हो जाती है। बच्चे खुद से कोलैबोरेट करके कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। इनएक्सपीरियंस टीचर के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि टीचर एज ए फैसिलिटेटर, एज ए गाइड काम करेगी। जब टीचर ही एकदम नहीं होगी, एक्सपीरियंस नहीं होगी, तो वो चीज़ें को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगी। देन आता है हमारा एक्सपीरियंशियल अप्रोच। एक्सपीरियंशियल अप्रोच हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। एक्सपीरियंशियल अप्रोच में आपका एक 4 स्टेजेस का टास्क चलता है। इसमें क्या होता है, आपका सबसे पहले आता है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। बच्चों को पहले कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस देंगे, चीज़ों को टच करके फील करने वाली चीज़ें देंगे। जब वो चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे, देन उनको हम ऑब्जर्व करवाएंगे, ऑब्जर्वेशन होगी। ऑब्जर्वेशन के बाद बच्चा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करेगा, मतलब वो चीज़ों को बिना देखे, बिना टच करे, इमेजिन करके उसको समझ पाएगा। देन वो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन कर पाएगा। अब वो विदाउट कंक्रीट चीज़ों के एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में एक्सपेरिमेंट कर पाएगा। तो ये 4 स्टेप में चलेगा। अगर हम इसके स्टेप्स देख लें तो पहले कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस होगा। कॉन्क्रीट जब एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद ऑब्जर्वेशन होगी। ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो बच्चा है वो एब्स्ट्रैक्ट कर पाएगा। उसके बाद जब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट उसके बन जाएंगे तो वो एक्टिवली एक्सपेरिमेंट कर पाएगा, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग हमारी इसके थ्रू, अप्रोच के थ्रू हो जाएगी। देन अगर हम आगे बात करते हैं तो कुछ एबिलिटीज़ जो है डेवलप हो जाती है, जैसे कि हमें सबसे पहले तो हमें क्यों, जब हम एक एक्सपीरियंशियल लर्नर है तो उसकी क्या एबिलिटीज़ देखी जाएगी, क्या एबिलिटीज़ उसमें डेवलप होती है। सबसे पहला तो डिसीजन मेकिंग उसके अंदर आ जाती है। साथ में उसके अंदर एनालिटिकल स्किल्स आ जाएगी, उस सिचुएशन को एनालाइज करना सीख जाएगा, वो चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना सीख जाएगा और एक्टिवली एक्सपीरियंस में या एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व हो पाएगा। ये सभी चीज़ें हमें वर्क एजुकेशन में हेल्प करती है कि हम अपने आप को डेवलप कर पाए। साथ में अब कुछ वर्क एजुकेशन के मेथड आ जाते हैं, वो मेथड्स आप लिख लीजिए। फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़े थे ये। तो दीज मेथड्स आर ऑब्जर्वेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंटीग्रेटेड मेथड। एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें बच्चा चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीखना शुरू करता है, ठीक है। स्टूडेंट्स एनकरेज किए जाते हैं, मोटिवेट होती हैं मैनुअल वर्क को देखकर और खुद से परफॉर्म करके, ठीक है। अब इसमें कैसे ऑब्जर्वेशन कैसे होगी, मान लो हम बच्चों को मैनुअल लेबर के टूवर्ड्स जो है रिस्पेक्ट दिखाना चाहते हैं या डिग्निटी ऑफ लेबर करना चाहते हैं, बच्चों के अंदर ये चीज़ें क्वालिटीज़ डेवलप करना चाहते हैं, तो हम बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाएंगे, विजिट करवाएंगे, म्यूजियम्स विजिट करवाएंगे। तो बच्चा आसपास ऑब्जर्व करेगा, देखेगा लोग काम कर रहे हैं, उनके टूवर्ड्स एक जो अंदर रिस्पेक्टफुल बिहेवियर है वो बच्चों का डेवलप होगा। तो इससे ऑब्जर्वेशन से डेवलपमेंट होगी। यहाँ पोस्ट ऑफिस वगैरह का विजिट भी करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, बच्चे की ऑब्जर्वेशन बढ़ जाएगी, साथ में वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग कर पाएंगे, साथ में वो डिफरेंट एस्पेक्ट को भी ऑब्जर्व कर पाएंगे, नॉलेज गेन कर पाएंगे, हर एक सिचुएशन को एनालाइज कर पाएंगे और उनको स्पेशल ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और साथ में वो लर्न कर पाएंगे, उनकी टीम स्पिरिट डेवलप होगी और देखकर, सुनकर, समझकर, ऑब्जर्व करके वो उनके अंदर स्किल्स डेवलप होगी, लर्निंग हो जाएगी उनकी। देन आ जाता है, जब हम ये बात कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट था। ऑब्जर्व करके हम ज़्यादातर चीज़ें सीखते हैं, छोटा बच्चा भी हमें ऑब्जर्व करता है और काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाता है। देन आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं। देखो इस मेथड में क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर जो है इस मेथड को डिस्प्ले करती है, मॉडल्स बना के या कुछ भी चीज़ें डिस्प्ले करती है और बच्चा उसको, इसमें भी ऑब्जर्वेशन होता है एक तरीके से, बच्चा उस डेमोन्स्ट्रेशन को देखता है और फिर से खुद से वो चीज़ें करने की कोशिश करता है। एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच चलती है, मेथड चलता है, स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है, डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है और बच्चा उसको डेवलप कर लेता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें स्टेप्स होते हैं। एक तो पहली बात, साइंटिफिक प्रिंसिपल को ये फॉलो करता है और हम चीज़ों को ईजिली मैनेज वे में करते हैं, ऑर्गेनाइज करके करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो सब में ज़रूरी है। तो डेमोन्स्ट्रेशन में भी हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर हम एग्जांपल्स करें जो एक्टिविटीज़ हम डेमोन्स्ट्रेशन में करवा सकते हैं, जैसे कि पॉलिशिंग ऑफ फर्नीचर,
फर्नीचर पॉलिश करने की एक्टिविटी करवा सकते हैं, वीविंग ऑफ चेयर, ठीक है। साथ में हम प्रिपरेशन ऑफ बेड फॉर प्लांटिंग नर्सरी प्लांट्स। आप देखते हो नर्सरी में आप अगर गए हो तो आपने देखा होगा एक प्रॉपर बेड होता है। बेड मतलब वो हमारे सोने वाला बेड नहीं, एक मिट्टी का बेड होता है एक तरीके से, एक फील्ड बोल लो। उस फील्ड में अलग अलग लाइन में अलग अलग तरीके के प्लांट, सुंदर सुंदर तरीके के फ्लावर लगे होते हैं। तो बेसिकली हमें वो प्रिपेयर करना सिखाया जाता है थ्रू द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। हम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे तो हमें चीज़ें ईजिली पता चल जाएगी। देन अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ कैंडल सिखाया जा सकता है, इसमें टीचर बताएगी, डेमोन्स्ट्रेट करेगी, बच्चा ऑब्जर्व करके सीखेगा। प्रिपरेशन ऑफ चॉक, पीओपी से चॉक बनाना सिखाएंगे। ये सब चीज़ें हम थ्रू द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड सीख सकते हैं। अब ये वर्क एजुकेशन में इतनी सारी चीज़ें आई कैसे? देखो सारी चीज़ें, सारे मेथड यूज होते हैं जब भी हम वर्क एजुकेशन की एक्टिविटीज बच्चों में डेवलप कर रही होती है। नेक्स्ट हमारा मेथड आ जाता है एक्सप्लोरेशन या फिर एक्सपेरिमेंटेशन। कुछ भी बोल दो, हम इसमें एक्सपेरिमेंट करके, एक्सप्लोर करके चीज़ों को सीखते हैं। इस मेथड में लर्नर्स अपनी सेंसेस का यूज करते हैं, अपनी मोटर एक्टिविटीज का यूज करते हैं और चीज़ों को खुद एक्सपेरिमेंट करके डेवलप करते हैं। लर्नर्स की इसमें ऑब्जर्वेशन स्किल, क्लासिफिकेशन की स्किल, रिकॉर्डिंग की स्किल, कम्युनिकेटिंग की स्किल, जनरलाइजिंग की स्किल, काफ़ी सारी स्किल्स डेवलप हो जाती है। जो बच्चा होता है, जो लर्नर होता है, थ्रू दिस मेथड जो है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट की वो बढ़ जाती है, नॉलेज बढ़ जाती है, स्किल्स डेवलप हो जाती है और साथ में जो है वो जो नॉलेज वो गेन करता है वो परमानेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें बच्चा खुद से लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है, उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल पाता है, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट वर्क के लिए भी स्कोप प्रोवाइड करता है बच्चों को। तो ये सारे मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन आ जाता है हमारा प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। हमने कर लिया, डेमोन्स्ट्रेट कर लिया, उसके बाद एक्सपेरिमेंट, देन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट तो हम हर बच्चों को देते हैं, फाइल बनानी है, मॉडल बनाना है, सोलर सिस्टम का बना के लाना है, करते हैं ना। और ऐसे बनवाते हैं कि जो वर्किंग मॉडल्स भी होते हैं। तो सब वर्क एजुकेशन का पार्ट है, बच्चा फिजिकली, मेंटली अपने आई हैंड का कोऑर्डिनेशन के साथ उस मॉडल को बनाते हैं। तो इसमें प्रोजेक्ट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम प्रोजेक्ट मेथड में बात करें तो 4 एरियाज पे ये बात करता है। प्रोडक्ट टाइप, किस टाइप का प्रोडक्ट क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या यूजफुलनेस है। साथ में सर्वे टाइप प्रोजेक्ट भी हो सकता है। प्रोडक्ट टाइप हो गया एक, तो एक सर्वे टाइप हो गया, एक ड्रिल टाइप हो गया और एक प्रॉब्लम टाइप हो गया। तो ये 4 टाइप के प्रोजेक्ट्स हम बना सकते हैं। अगर हम बात करें प्रोडक्ट टाइप की तो उसमें हम कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, जिससे हम वो प्रोजेक्ट बना लेंगे प्रोजेक्ट बनाने के बाद। और सर्वे टाइप में हम चीज़ों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ का सर्वे करेंगे, उसमें सर्वे प्रोजेक्ट हमें दिया जाता है, इससे हमारी जो है ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ जाती है। साथ में ड्रिल टाइप, हम किसी पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करने के लिए ड्रिल प्रोजेक्ट यूज़ करते हैं, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस प्रोजेक्ट यूज़ करते हैं। या फिर किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन को ले जाने के लिए प्रॉब्लम टाइप होता है, हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस प्रोजेक्ट का यूज़ करते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट होता है। अब ये 4 टाइप के प्रोजेक्ट हमने पढ़े। उसके बाद प्रोजेक्ट मेथड कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। अगर क्वेश्चन आ जाए, राइट डाउन द प्रिंसिपल्स फॉलोड बाय द प्रोजेक्ट मेथड। नंबर 1 इज रेडीनेस का प्रिंसिपल, नंबर 2 इज लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग होगा, हम जाएंगे, सर्वे करेंगे, आप जो भी बना रहे हैं प्रोजेक्ट वो। फ्रीडम एट वर्क होगा, हम आराम से अपनी मर्जी से बना पाएंगे। यूटिलिटी, कुछ यूजफुलनेस उसकी होनी चाहिए। साथ में सोशलाइजेशन, जब हम दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा सोशलाइजेशन बढ़ता है, कम्युनिकेशन बढ़ता है। देन अगर हम बात करें कुछ रिक्विसाइट्स होते हैं प्रोजेक्ट मेथड के, जैसे कि मतलब इसका पर्पस, ये पर्पस को फॉलो करता है। नंबर 1, इससे जो है बच्चों की प्रेजेंटेशन स्किल्स की वैल्यूएशन हो जाती है। बच्चे जो है सेल्फ कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर पाते हैं, उनकी एकेडमिक स्किल्स डेवलप हो जाती है, वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं और साथ में जो है बच्चा ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेता है। क्योंकि जब उसको प्रोजेक्ट दिया जाता है, बताया जाता है कि आप ये वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसलिए बनाएंगे, ये इसके फायदे हैं, ये इसके नुकसान है, वो सारी चीज़ों के साथ बच्चा बनाता है और पर्टिकुलर जो भी टॉपिक के ऊपर बनाता है तो उससे उसकी काफ़ी सारी स्किल्स डेवलप हो जाती है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो बच्चा उस लेवल से अपने गोल्स और अपने ऑब्जेक्टिव तक भी पहुंच जाता है। देन अगर हम बात करें कुछ प्रोजेक्ट वर्क की एग्जांपल की, जैसे जियो कोड बनवा लिया बच्चों से, साथ में हमने बच्चों को जो है रूम हीटर बनाने को कहा। अब आप कहोगे इतने टफ नहीं, अब आप अपर प्राइमरी में आ गए हैं तो बच्चों से ऐसे प्रोजेक्ट हमें बनवाने पड़ेंगे वर्क एजुकेशन में। देन हम प्रिपरेशन फॉर बेड ऑफ फॉर द नर्सरी प्लांट्स, मतलब नर्सरी में जैसे बेड होता है प्लांट्स का, वो बनवा लेंगे साथ में। या फिर हम कैंडल बनवा लेंगे। तो ये सब सारे हमारी एक्टिविटीज़ हो जाएगी, प्रोजेक्ट ही हो जाएंगे, बच्चों को प्रोजेक्ट देंगे हम।
ठीक है, मॉडल बनवाना, ये सब, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम इसमें क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहले हमें जो भी प्रॉब्लम होती है उस सिचुएशन को, प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम है उसको चूज करेंगे, पहला स्टेप। देन हम एक्टिविटी प्लान करेंगे कि भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी एक्टिविटी का हम यूज कर सकते हैं। जब हमने एक्टिविटीज को प्लान कर लिया तो हम उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। प्लान एग्जीक्यूट करने के बाद रिकॉर्ड करेंगे, रिपोर्ट करेंगे कि भाई हमने ऐसे ऐसे काम किया है। लास्ट में हम उसको कंक्लूड करके जनरलाइज कर देंगे। इससे क्या होगा, वो जो हमारी प्रॉब्लम थी हमने पहले स्टेप बाय स्टेप काम किया और उस प्रॉब्लम के कंक्लूजन तक पहुंच गए और आखिर में हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आगे उस टाइप की कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमने जनरलाइज कर लिया, तो इस सिचुएशन में हम ये वाले मेथड का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। इसमें जो है एक प्रॉब्लम को डिफाइन करने में टीचर हेल्प करती है बच्चों को, और साथ में बच्चे इसके थ्रू अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ के लिए रीजनिंग दे सकते हैं, साथ में ग्रुप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, और नई चीज़ें, इनोवेशन बच्चों के अंदर आ जाती है कि वो काफ़ी सारी उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ों को सर्च कर करके पता करने की कोशिश कर रहे होते हैं। देन आ जाता है, अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड मेथड। इंटीग्रेशन बहुत बार सुना होगा, इंटीग्रेटेड, यहाँ पे स्पेस नहीं तो यहाँ लिखा है। इंटीग्रेटेड में हम एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट करके जोड़ के, इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ के चीजों को सीखते हैं, ठीक है। व्हेन टू और मोर टीचिंग अप्रोचेस और मेथड्स आर इंक्लूडेड इन टीचिंग और डूइंग एन वर्क एक्सपीरियंस एक्टिविटी और कॉन्सेप्ट। जब दो या दो से ज्यादा मेथड्स को हम जोड़ देते हैं और उसके थ्रू हम अपनी चीजों को सॉल्व करते हैं या हम अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं, उस मेथड को इंटीग्रेटेड मेथड कहते हैं। कई बार होता है ना, हम एक मेथड से अपनी सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाते। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन तो दिया, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन के साथ ऑब्जर्वेशन की भी जरूरत है। तो यहाँ पे हमने कौन सी अप्रोच यूज कर ली, कौन सा मेथड यूज कर लिया, इंटीग्रेटेड। हम चीजों को इंटीग्रेट करके सीख रहे हैं। इसमें इफेक्टिव लर्निंग होती है, फास्ट लर्निंग होती है, इजी लर्निंग होती है, ठीक है ना। अब इनके साथ साथ इंटीग्रेटेड में हम क्या करवा सकते हैं, बच्चों को फील्ड ट्रिप पे लेके जा सकते हैं। फील्ड ट्रिप मतलब टूर वगैरह पे लेके जा सकते हैं, जिसको बच्चों को रियल एक्सपीरियंस मिले। रियल एक्सपीरियंस से बच्चा उस चीज़ों को ज़्यादा जल्दी सीख पाता है। उसकी देखो, फील्ड ट्रिप पे लेके गए तो यहाँ पे बच्चा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तो ले ही रहा है, साथ में ऑब्जर्व भी कर रहा है और चीज़ों को देख रहा है। वो जब देखेगा तो उसको एक्सपीरियंस मिलेगा और उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट करेगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है और बच्चा अच्छे तरीके से पैटर्न लर्निंग वो कर पाता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें बच्चों को फर्स्ट, जब हम टूर्स पे लेके जाते हैं या फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाते हैं तो बच्चों को फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलती है। सबसे पहले बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर लेता है। साथ में टीचर एक फैसिलिटेटर का ही काम करता है और बच्चा अपनी नॉलेज को गेन करता चला जाता है और उनकी जो स्किल्स होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बोलो या ऑब्जर्वेशन स्किल्स बोल दो, वो सब डेवलप होती चली जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें ये सब जरूरी होता है, ये सारे मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिससे कि बच्चे के अंदर डेवलपमेंट हो सके, वो चीज़ों को सीख सके। अब आगे अगर हम बात करते हैं टीचर एज अ एक्टिविटी फैसिलिटेटर, मतलब वो एक्टिविटी जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो कैसे उनके एज अ फैसिलिटेटर वो कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। टीचर जब भी पढ़ाएगी तो वो सबसे पहले टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेगी और जो भी टॉपिक होगा वो इस तरह से इंट्रोड्यूस करेगी जो बच्चों के प्रीवियस ईयर से रिलेट करे। तो जब भी इंट्रोडक्शन होगा तो प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होना चाहिए जिससे बच्चा इजीली कनेक्ट करता है। देन बात करते हैं तो कुछ क्वेश्चनिंग टेक्निक्स का टीचर यूज करेगी जिससे बच्चे, क्वेश्चनिंग टेक्निक कैसे होनी चाहिए, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, जिससे बच्चा रिलेट कर पाए और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग तक पहुंच पाए। देन कंडक्टिंग ग्रुप एक्टिविटीज को कंडक्ट करवाएगी। ग्रुप एक्टिविटीज के बाद टीचर स्टूडेंट का रिलेशन देखेगी। टीचर स्टूडेंट का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर जो है वो इजीली बच्चा टीचर के साथ कंफर्टेबल फील करेगा तो वो अपने डाउट्स, अपनी जो क्यूरियोसिटी है उसको इजीली सॉल्व कर पाएगा और समझ पाएगा। देन अगर बात करें तो क्लासरूम मैनेजमेंट, जब ये सारी चीज़ें होंगी तो टीचर क्लासरूम को मैनेजमेंट करेगी और उस एक्टिविटी को एक के बाद एक परफॉर्म कर पाएगी। अब एग्जाम्पल की टीचर एज ए फैसिलिटेटर अगर काम करे तो कैसे एग्जाम्पल क्या होगा, मतलब मान लो टीचर को बताना है कि एयर हैज वेट, एक एक्टिविटी करवानी है, तो टीचर बच्चों से बलून मंगवाया, पहले टॉपिक का इंट्रोडक्शन किया, उसके बाद क्वेश्चनिंग टेक्निक, क्या आपने देखा है, क्या होता है ये वो, उसके बाद जो ग्रुप एक्टिविटीज कराएगी, चलो अपने अपने बलून फुलाएंगे, अपने अपने वेट मेजर्स करेंगे। देन टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप, टीचर बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए या इतना फ्रेंडली नेचर होना चाहिए कि वो टीचर से कोई भी क्वेश्चन पूछ सके, तो पूछेगा बच्चा अपना उसके बाद क्लासरूम अच्छे से मैनेज करके टीचर उस एक्टिविटी फैसिलिटेटर मतलब टीचर एक्टिविटी के थ्रू वो चीज़ सिखा देगी। तो इस तरह से टीचर एज अ फैसिलिटेटर काम करती है। ऐसे ही टीचर एज अ गाइड भी काम करती है, वो मेंटेन करती है बच्चों के सारे डाउट्स को
ठीक करती है और साथ में बच्चों को गाइड करती है आगे के लिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। उसी के बाद इस टॉपिक के बाद एक आपका टॉपिक आता है एंडरसन एंड क्रैथवोल्स टैक्सोनॉमी। एंडरसन एंड क्रैथवोल्स टैक्सोनॉमी, इन्होंने 3 डोमेन के बारे में बात की है, ठीक है। रिवाइज 2001 में 1956 वाली, एक 1956 वाली उसको रिवाइज किया था 2001 में इन्होंने, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थी उसको। अब इन्होंने 3 डोमेन के ऊपर बात की थी, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन हमारे हेड से रिलेटेड होता है, हमारे माइंड से रिलेटेड होता है। अफेक्टिव डोमेन हमारे हर्ट्स, हमारे फीलिंग से रिलेटेड होता है। और साइकोमोटर हमारे हैंड मीन्स फिजिकल टास्क से रिलेटेड होता है। तो इन्होंने इन 3 डोमेन्स के बारे में बात की थी। 1 लाइनर में पूछ सकता है ये कुछ भी, ठीक है। और इन्होंने 2 डायमेंशंस के बारे में बात की थी, नॉलेज का डायमेंशन और कॉग्निटिव प्रोसेस का डायमेंशन। मतलब किस टाइप की नॉलेज बच्चा गेन करता है और किस कॉग्निटिव प्रोसेस के साथ वो चीज़ों को वर्क करता है, ये सारी चीज़ों को उन्होंने बात की थी। देन अगर हम बात करें, इन्होंने इसके बाद आगे बात की थी नॉलेज के 4 डायमेंशन होते हैं। पहला नंबर हो जाता है आपका फैक्चुअल नॉलेज, दूसरा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, तीसरा प्रोसीजरल नॉलेज एंड चौथा मेटाकॉग्निशन। अगर हम फैक्चुअल नॉलेज की बात करें तो जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं या तो फैक्ट्स के बेसिस में होगी, कोई डेट लर्न कर ली, कोई इवेंट लर्न कर लिया। दूसरा कॉन्सेप्ट, किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगी कि भाई हमने कोई कॉन्सेप्ट जान लिया, कॉन्सेप्ट जान के जनरलाइज कर लिया। या फिर तीसरी नॉलेज हमारी प्रोसीजर होगी, हमने किसी प्रोसीजर को सीख लिया, फॉर एग्जांपल स्विमिंग, साइकिलिंग, तो उससे क्या हुआ, हमने एक प्रोसीजर को सीखा तो हमारी नॉलेज कैसी, प्रोसीजरल नॉलेज। देन चौथा मेटाकॉग्निशन। भाई मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर दोबारा से सोचना, सोच के बाद सोच, ठीक है ना। कॉग्निशन आफ्टर कॉग्निशन, जब भी हम अपने माइंड का यूज कर रहे हैं, हमने कोई टास्क किया उसके बाद हम उस चीज के बारे में सोचते हैं, वो हमारा मेटाकॉग्निशन होता है। तो मेटाकॉग्निशन इज नोइंग अबाउट द नॉलेज, नॉलेज के बाद और नॉलेज को गेन करना इज बेसिकली मेटाकॉग्निशन। अगर मेटाकॉग्निशन में और अगर हम बात करते हैं कि हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ये जानना मेटाकॉग्निशन होता है। हमने कोई चीज़ सीख तो ली, अब सोच रहे कि इसको सिखाई हुई चीज़ को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, वो हमारा मेटाकॉग्निशन हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल रेनबो फॉर्म होता है, टीचर बता देती है, तो अब बेसिकली क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो एंड सो दैट इट इज अप्रूव्ड बाय द टीचर एज वन एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के एक्सपेक्ट के फॉर्म में उसको दिखाना है, इट इज मेटाकॉग्निशन। देन अगर हम बात करें, एक चीज रह गई हमारी, 1956 में ब्लूम टैक्सोनॉमी जो थी उसमें 6 स्टेजेस थे, 2001 में वो स्टेजेस को रिवाइज किया गया। ये चार्ट आपको शो हो रहा होगा। अब अगर नहीं भी है तो अगर आप जो है टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारी अपडेटेड चीजें जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन होती है वो सब आपको वहीं पे मिल जाती है, नोट्स भी वहाँ पे आपको मिले हुए हैं। तो ये टैक्सोनॉमी उन्होंने रिवाइज करके बताया, कुछ स्टेप्स होते थे जैसे नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन। देन हमारे कुछ स्टेप्स आ गए, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग। हमने 2 स्टेप्स को जो है इंटरचेंज इसमें कर लिया था। देन अगर हम बात करें किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसमें स्किल्स की ज़रूरत होती है। हम अपनी स्किल्स को डेवलप किसके थ्रू कर सकते हैं, अवर नॉलेज। जब हम नॉलेज हमारी होती है और प्रैक्टिस के थ्रू, हमने इतने सारे मेथड्स जब पढ़े थे, उन मेथड्स के थ्रू हम अपनी नॉलेज को और अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाते हैं। अब आपके पास एक टॉपिक आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ एनुअल एक्टिविटी प्लान। अब एनुअल एक्टिविटी प्लान क्या है, बेसिकली पूरे साल की एक्टिविटीज को एडवांस में ही प्लान करना एट द स्टार्टिंग ऑफ द एनुअल ईयर, तो आप जो है उसे कहेंगे एनुअल प्लान। एनुअल प्लान इसलिए जरूरी होता है, इससे सारी एक्टिविटीज रिकॉग्नाइज वे में आ जाती है, सारी चीज़ों की ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो जाती है, टाइम बच जाता है, इफेक्टिव चीज़ें हो पाती है, ठीक है। इसमें हम कैसे एनुअल एक्टिविटी को प्लान करेंगे, कुछ किस बेसिस पे करेंगे सारी एक्टिविटी। सबसे पहला हम देखेंगे कितने पीरियड्स अवेलेबल है हमारे पास एक्स्ट्रा, सो दैट हम वर्क एजुकेशन की एक्टिविटीज करवाएं। पीरियड अवेलेबल देखेंगे, उसके बाद फेस्टिवल्स कौन से आ रहे हैं, कितना फंड अवेलेबल है, कितना रॉ मटेरियल, टूल्स और इक्विपमेंट्स हमारे पास है, साथ में ह्यूमन एक्सपर्टाइज कितनी है, मतलब कौन कौन टास्क में इन्वॉल्व हो सकते हैं, साथ में स्पेस वर्क एजुकेशन के लिए कितना हमें मिला हुआ है, स्टूडेंट्स की नीड, कम्युनिटी की नीड और स्कूल की नीड को देखते हुए हम ऑर्गेनाइज करते हैं। और सोशल एंड मोरल वैल्यूज को डेवलप करने के लिए एक्टिविटीज होती है। तो ये सब चीज़ों को हम एडवांस में देखेंगे और एक्टिविटी प्लान रेडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक एक्टिविटी प्लान है, टेलीग्राम पे मिलेगा। इसमें क्या है देखो, आपको मैं ऑलरेडी बता भी देती हूँ। जैसे अप्रैल लिया हमने,
अप्रैल में हमने एसेंशियल एक्टिविटीज़ भी करवानी है, कुछ इलेक्टिव एक्टिविटीज़ भी करवानी है। तो एसेंशियल एक्टिविटीज़ में हमने ग्रुप वर्क दे दिया, बच्चों को क्लीननेस का टास्क दे दिया, और इलेक्टिव एक्टिविटीज़ में हमने बोल दिया आज के इस वाले मंथ में आपको फाइल कवर बना के लानी है। तो इस तरह से सारे साल की एक्टिविटी पहले ही प्लान कर लेना इस एनुअल प्लानिंग। इसमें कितना टाइम, क्या पीरियड, कितने फंड अवेलेबल है, उस बेसिस पे हम एनुअल प्लानिंग करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मैनेजमेंट, प्रोडक्शन और कॉस्टिंग। ये होता क्या है? सबसे पहले एक वर्ड हम सुनेंगे मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब इसमें एक लैटिन वर्ड से आया है मेन्यूज और फैक्चर्स। मेन्यूज का मतलब हैंड और फैक्चर्स का मतलब मेड। जो हाथ से हम बनाते हैं चीज़ों को, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग मशीन से भी होती है, तो बेसिकली कुछ चीज़ों को प्रोड्यूस करना इज मैन्युफैक्चरिंग। इसमें हम अपने इनपुट से आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस होती है। इनपुट में हम अपनी मटीरियल, मशीन, मनी और इंफॉर्मेशन का यूज करके कुछ आउटपुट निकालते हैं। अब वो आउटपुट जो बन के रेडी होता है वो मे बी डिजायरेबल भी हो सकता है और कभी कभी अनडिजायरेबल भी होता है, और उसके बेसिस पे फीडबैक आता है। ठीक है ना? तो ये प्रोसेस से जो है हम अपनी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं। जब हम एक चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं, एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसकी आती है कॉस्टिंग। ठीक है, वो हमारा वर्ड आ जाता है कॉस्टिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग? बेसिकली द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर और अ कंपनी टू प्रोड्यूस, स्टोर और सेल वन यूनिट एट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक यूनिट को बनाने में जो मैन्युफैक्चर की लागत लगती है वो उसकी कॉस्टिंग होती है। अब उसको वो बेचता किस रेट पे, वो सेल प्राइस होता है। तो कॉस्टिंग बेसिकली किस पे बनाई? अब 4 टाइप की आपकी कॉस्ट होती है बेसिकली: फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट और इनडायरेक्ट। वेरिएबल कॉस्ट के ये 2 पार्ट होते हैं बेसिकली, अलग से बोलेंगे तो 4, अदरवाइज ये 2 कॉस्ट होती है, और वेरिएबल कॉस्ट को 2 कैटेगरी में बांटा है। अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती है, बट ये हमेशा आपकी लगेगी, उतनी ही लगेगी, चाहे आपकी प्रोडक्शन 1 हो, चाहे आपकी प्रोडक्शन 0 हो, चाहे आपकी 10 हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं यहाँ पर प्रोडक्शन करती है, मेरा जो फैक्ट्री है वो है, मैं यहाँ पे काम करती हूँ। तो यहाँ पर जब भी मैं काम करने घुसी, यहाँ पे कोई भी यूनिट प्रोड्यूस हुई या ना हुई, बिकी या ना बिकी, तो यहाँ पर जो मुझे आके काम करना होता है तो इसका रेंट फिक्स है, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी। रेंट हो गया, आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सब हमारे फिक्स्ड कॉस्ट में आ जाती हैं। वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड्स करती है कि कितना हमें चेंज, वेरिएबल होता है बेसिकली, चेंज हो सकती है ये, डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन। कितनी प्रोडक्शन हो रही है, 10 हो रही है तो 10 का सामान लगेगा, 20 हो रही है प्रोडक्शन किसी भी चीज़ की तो 20 का सामान लगेगा। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है वो डायरेक्टली लेवल ऑफ आउटपुट से रिलेटेड होती है। ठीक है, ये बेसिकली कितना, मान लो हमें लेबर लगानी है, तो लेबर कितनी आई हुई है, वो लेबर को कितना पैसा देना है, वो हो गया। रॉ मटेरियल, मान लो मुझे वॉच बनानी है, मुझे पेपर बैग ही बनाने हैं, चलो पेपर बैग बनाने के लिए एक बैग बनाने में जो कॉस्ट लगती है, जितना पेपर लगता है, वो वेरिएबल कॉस्ट है। बाकी तो बच गया ना, जितना जितना लग रहा है वो कंज्यूम हो रहा है, तो वेरिएबल चेंज होती रहती है ये, तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई। ये बेसिकली आउटपुट से रिलेटेड है, जितना आउटपुट आएगा उतनी। यहाँ पे 1 बनेगा तो भी उतना फिक्स खर्चा आएगा, 4 बनेगी तो भी, और 0 बनेगी तो भी उतना खर्चा आएगा। लेकिन वेरिएबल में अगर 2 पेपर बैग बनी है तो 2 पेपर बैग वाला ही बैग की कॉस्ट आएगी। ठीक है, उसके बाद हमारी आ जाती है डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट। बेसिकली ये वो कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को बनाने में लगती है। ठीक है ना, रॉ मटेरियल और वेजेस इसके एग्जांपल हो जाएंगे। और अगर इनडायरेक्ट की बात करें, यहाँ पे रॉ मटेरियल और आपके वेजेस ये डायरेक्टली लगते हैं, और इनडायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो डायरेक्टली जो है प्रोडक्शन के बेसिस पे निकलती है। जैसे मशीन कितने घंटों चली है, मशीन चली तो है, कॉस्ट तो उस पर भी लग रही है, पर कितने आवर्स चली है, कितना खर्चा है, इनडायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएगा। तो ये सभी जो है डिपेंड करता है, यही सभी जो है एक जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो, बना हुआ या बनाया हुआ या जो खुद बनाते हो, उसकी कॉस्ट और सेलिंग प्राइस निकालने में हेल्पफुल होता है। जब भी आपने सामान बनाया, सब सामान लगा, आपका फिक्स्ड वेरिएबल दोनों कॉस्ट मिलाई, आपकी टोटल कॉस्ट आई, इतने पे आपका सामान पड़ा। उस सामान को कितने पे आपने बेचा, अपना प्रॉफिट जोड़ के, वो आपका रिवेन्यू हो जाएगा कि आपने कितना अर्न किया। और जब रिवेन्यू और कॉस्ट को अलग कर लोगे तो बेसिकली आपने क्या अर्न किया वो आपकी प्रॉफिट निकल जाती है। अब हमें कभी भी कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो उसकी क्वालिटी ज़रूरी होती है, क्वालिटी के बेसिस पे ही जो हमारी सामान होता है वो बिकता है। तो बेसिकली इस तरह से कॉस्टिंग निकालते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आ जाए, मान लो आपको कैंडल मेकिंग करना है, आपको कैंडल मेक करना है या पेपर बैग ही बनाना है, या बोलेगा कि वर्क एजुकेशन कोई एक एक्टिविटी परफॉर्म करो, कोई एक प्रोडक्ट बनाओ, उसकी कॉस्टिंग निकाल के दिखाओ। तो सिमिलरली आप ऐसे ही दिखाएंगे कि मैंने 5 पेपर लाई, पर पेपर इतने का पड़ा, मैंने एक बैग बनाया, उसमें एक पेपर लगाया, कुछ स्पार्कल्स यूज़ करे, ग्लू यूज़ किया, कुछ ये सब यूज़ करने के बाद मेरे थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का खर्चा जोड़ा, उससे मेरा एक पेपर
20 रुपए का पड़ा है, तो मेरी कॉस्ट टोटल आई 20 रुपए और मैंने उसको मार्केट में 30 रुपए का बेचा है, तो 10 का मेरा प्रॉफिट आया। इस तरह से वो पूरा चार्ट आप शो करेंगे इन कॉस्ट के बेसिस पे। तो ये हो गई आपकी कॉस्टिंग पूरी, मैन्युफैक्चरिंग पूरी। और इसमें एक टॉपिक आपका आ जाएगा प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इवैल्यूएशन। व्हाट इज दिस? बेसिकली जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका असेसमेंट करना और किस तरह से, किस प्रोसीजर की मदद से हमने बनाया वो देखना, ये सब हमारा प्रोडक्ट और प्रोसेस इवैल्यूएशन में आ जाता है। अब सबसे पहले हम प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली उस प्रोसेस को इवैल्यूएट करना जिस प्रोसेस के थ्रू हमने वो चीज़ बनाई है, दैट इज प्रोसेस असेसमेंट, प्रोसेस इवैल्यूएशन। जैसे कि इसमें क्या आएगा, कौन सा मटेरियल हमने यूज़ किया है, किस क्वालिटी का टूल यूज़ किया है, क्या इक्विपमेंट ठीक यूज़ किए हैं या नहीं किए, कौन सा अपैरेटस, कौन सी टेक्निक, ये सब प्रोसेस में आ जाएगा। अगर हम बात करें प्रोडक्ट का, तो कौन से रॉ मटेरियल यूज़ किए, रॉ मटेरियल की क्वालिटी कैसी थी, कौन से एंड प्रोडक्ट उसके थ्रू बने हैं, ये सब हमारे प्रोडक्ट में आ जाएंगे। और इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है पर्सनल सोशल डेवलपमेंट असेसमेंट। इसमें क्या होता है कि हमने डिग्निटी ऑफ लेबर फॉलो की है, अपने लेबर्स के थ्रू रिस्पेक्ट थी या नहीं थी, वर्क के टूवर्ड्स हमारा एटीट्यूड क्या था, सोशल कमिटमेंट क्या थी, डिसिप्लिन कैसा था, टीम वर्क कैसा था, कोऑपरेशन कैसा था, ये सभी चीज़ें मिलके जो है एक प्रोडक्ट को बनाती है। तो प्रोसेस की असेसमेंट, प्रोडक्ट की असेसमेंट और साथ में सोशल, जो हम सोशल वैल्यूज की डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ों की असेसमेंट बहुत ज़रूरी होती है जब ये प्रोडक्ट बन के रेडी होता है। तो ये हो गई हमारी पूरी यूनिट नंबर 2 कंप्लीट। यूनिट 1 और बाकी सारी यूनिट्स आपको चैनल पे मिल जाएगी। आई होप आपको समझ आ गई होगी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। हिंदी और इंग्लिश की नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल गए हैं, वहाँ पे जाओ, फॉलो कर लो और सारे नोट्स को डाउनलोड करके वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियो को देखा, अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे, देन सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेंगे ताकि जो भी आगे अपडेट आती रहेगी वो आपको तुरंत मिल जाए। और फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है रिलेटेड टू द चैप्टर, यूनिट या किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप मुझसे उसको टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम टेक ओवर स्टडी पे भी फॉलो करके वहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।